जाता है जितना निर्देश उसके मालिक या उसके स्वामी के द्वारा उसको प्रदान किया जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक मालिक अपने सेवक को, अपने नौकर को कहता है कि बाजार से आपको 2 किलो आलू लेके आने हैं। अब 2 किलो आलू यदि उसको लेके आने हैं, उसको इतना निर्देश दिया गया है कि आपको केवल 2 किलो आलू परचेज करने हैं, मार्केट से, बाजार से आपको लेके आने हैं, तो वो व्यक्ति बाजार से केवल 2 किलो आलू ही लेकर आएगा। उसके अलावा वो कोई भी सामग्री नहीं लेके आएगा। अर्थात इस बात से क्या प्रतीत होगा कि जो नौकर, जो सेवक जिसको बाजार में भेजा गया, जिसको निर्देश दिया गया कि 2 किलो आलू लेके आने, तो केवल 2 किलो आलू ही लेके आता है, तो वो किसका अनुसरण कर रहा है? अपने जो मालिक है, जिसके द्वारा उसको निर्देश दिया गया है, उसके आदेश का वो पालन कर रहा है। अर्थात होगा क्या कि जो सेवक है, जो नौकर बाजार गया है, वो पूर्ण रूप से किसके अधीन है? अपने मालिक के अधीन है। वो केवल उतना ही सोचेगा, उतनी ही क्रिया उसके द्वारा की जाएगी जितना उसको उसके मालिक के द्वारा या उसके स्वामी के द्वारा उसको आदेश दिया गया है, क्योंकि वो जो सेवक है, जो नौकर है, वो अपने मालिक के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। अब मालिक के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, तो यहाँ पे निश्चयवादी विचारधारा भी यही बात कहती है कि मानव है वो पूर्ण रूप से प्रकृति का दास है, मानव है वो प्रकृति का गुलाम है, क्योंकि मानव पूर्ण रूप से किसके नियंत्रण में है? प्रकृति के नियंत्रण में है। प्रकृति यहाँ पर अपन किसको कहेंगे? वातावरण को कहेंगे। अब वो वातावरण, चाहे वो प्राकृतिक वातावरण हो, चाहे वो सांस्कृतिक या मानवीय वातावरण हो, लेकिन मानव पर पूर्ण रूप से जो नियंत्रण रहेगा वो किसका रहेगा? वातावरण का रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे अपन करें तो निश्चयवादी विचारधारा का जो प्रारंभ हुआ, इसका प्रारंभ मूल रूप से जर्मनी से माना जाता है। यानी अपन यूं कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि निश्चयवादी विचारधारा के जो समर्थक हैं वो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। इसलिए निश्चयवादी विचारधारा को जर्मन विचारधारा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो प्रबल समर्थक माने जाते हैं, जिन्होंने इस विचारधारा को महत्व दिया, इस विचारधारा को लागू करने का इन्होंने प्रयास किया, इस विचारधारा को, इस विचार को इन्होंने प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वास्तव में मानव है वो प्रकृति का दास है। तो निश्चयवादी जो विचारधारा है, इसका जन्म है वो जर्मनी से माना जाता है, इसलिए इस विचारधारा को जर्मन विचारधारा भी कहा जाता है, जर्मन निश्चयवादी विचारधारा भी कहा जाता है। दूसरी बात यहाँ पे करें कि जो निश्चयवादी विचारधारा है उसका प्रतिपादक, जो संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को। अब फ्रेडरिक रेटजेल कौन है, इसके बारे में पहले भी अपन ने बात की थी कि फ्रेडरिक रेटजेल वे जर्मन भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने भूगोल से एक अलग नई शाखा के रूप में मानव भूगोल का प्रारंभ किया, जिन्होंने कहा था और प्रमाणित भी किया था कि मानव भूगोल है वो मूल रूप से किसका अध्ययन करता है? मानव का अध्ययन करता है, मानव से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है, मानव वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो इस रूप में यदि बात की जाए तो जो निश्चयवादी विचारधारा है उसके प्रतिपादक, संस्थापक है वो किसको माना जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। और फ्रेडरिक रेटजेल जो मूलतः जर्मन भूगोलवेत्ता है, जर्मनी से वो बिलोंग करते हैं, तो जर्मन भूगोलवेत्ता है। इस रूप में ही माना जाता है कि जो निश्चयवादी विचारधारा है, जिसको आप वातावरण निश्चयवाद कह रहे हैं, जिसे आप पर्यावरणीय निश्चयवाद कह रहे हैं, उस विचारधारा का जन्म भी कहां से हुआ है? जर्मनी से हुआ है। फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव भूगोल से संबंधित अपनी जो रचना है एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसके बात अपन पहले के टॉपिक्स में कर चुके हैं, चाहे आप मानव भूगोल के सिद्धांतों की बात कर लीजिए, चाहे मानव भूगोल की शाखाओं की बात कर लीजिए, और चाहे आप मानव भूगोल के अर्थ प्रकृति विशेष क्षेत्र की बात कर लीजिए, वहां भी अपन ने फ्रेडरिक रेटजेल के डेफिनेशंस, परिभाषाओं की बात की थी, जहां उन्होंने सिद्धांतों में इसका उल्लेख किया। तो फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव भूगोल से संबंधित अपनी जो रचना है एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसमें निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए जो बात कही, बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है निश्चयवादी विचारधारा को प्रमाणित करते हुए, निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए। फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा कि हमारी बुद्धि, संस्कृति एवं सभ्यता के उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती। हमारी बुद्धि का यहाँ पे अर्थ किससे लिया जाएगा? मानव से लिया जाएगा, कि मानव की जो सोच है, सोचने की जो क्षमता है, मानवीय जो संस्कृति है, मानवीय जो सभ्यता है, जिसमें मानव के स्वयं का विकास भी शामिल है, उसकी तुलना आकाश में उड़ने वाली एक चिड़िया के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि आकाश में उड़ने वाली जो चिड़िया है वो तो पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र है।
उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। वो चाहे जहां उड़े, जहां जिस दिशा में उड़ना चाहे उधर उड़ सकती है, जहां वो जाना चाहे वहां जा सकती है। लेकिन निश्चयवादी विचारधारा तो कहती है कि मानव पर पूर्ण रूप से प्रकृति का नियंत्रण है। जब मानव पर नियंत्रण है, लेकिन वो आकाश में उड़ने वाला जो पक्षी है वो नियंत्रित नहीं है, वो स्वच्छंद है, वो स्वतंत्र है। तो मानव की जो बुद्धि है, जो सोच है, उसकी जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी तुलना आकाश में उड़ने वाली चिड़िया से नहीं की जा सकती। तो किसके साथ होगी? उसकी तुलना एक पौधे के तने के साथ की जा सकती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से आबद्ध रहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, बहुत ही सारगर्भित बात फ्रेडरिक रेडजेल ने कही कि मानव की जो सोच है, मानवीय जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसकी तुलना आप आकाश में उड़ने वाले पक्षी के साथ नहीं कर सकते। आप किसके साथ करेंगे? एक पौधे के तने के साथ। अब पौधे का तना किस पर रहेगा? पृथ्वी पर रहेगा। उसको विकसित होने के लिए, उसको अंकुरित होने के लिए, उसके विकास के लिए उसको किसकी आवश्यकता होगी? पृथ्वी की आवश्यकता होगी, भूमि की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी। और जल संबंधी आवश्यकता हो या अन्य तत्वों की आवश्यकता, उसके लिए उस पौधे के तने को जीवित रहने के लिए पृथ्वी पर निर्भर रहना पड़ेगा। और मानव भी किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी पर निर्भर करता है, चाहे वो प्राकृतिक वातावरण के रूप में करता हो, चाहे वो सांस्कृतिक वातावरण के रूप में करता हो। अर्थात फ्रेडरिक रेडजेल ने जो बात की, इस परिभाषा के माध्यम से जो कहना चाह रहे हैं, तो फ्रेडरिक रेडजेल कहना चाह रहे हैं कि मानव का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। मानव को यदि जीवित रहना है, मानव को यदि विकास करना है, चाहे वो बौद्धिक विकास करना हो, चाहे वो सांस्कृतिक विकास करना हो, चाहे वो सभ्यता का विकास करना हो, उसके लिए उसको किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? पृथ्वी यानी पर्यावरण, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानवीय हो, उसके ऊपर उसको निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरी परिभाषा फ्रेडरिक रेडजेल यहाँ पे निश्चयवादी विचारधारा को प्रतिपादित करते हुए एक बहुत अच्छी परिभाषा और वो यहाँ पे दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं आप देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी परिभाषा है, काफी बार एग्जाम से पूछी हुई है कि मानव अपना सिर आकाश में कितनी ही ऊंचाई तक क्यों न उठा ले। मानव अपना सिर आकाश में कितनी ही ऊंचाई तक क्यों न उठा ले, तथापि उसके पैर सदा धरती पर ही टिके रहेंगे और अंत में उसकी धूल प्रकृति में विलीन होगी। कि मानव चाहे आकाश में कितनी ही ऊंचाई तक जाए, यानी वो चाहे कितना भी विकास करे, ऊंचाई तक जाने का यहाँ पे अर्थ लिया जाएगा कि मानव चाहे कितना भी विकास करे, कितना भी कार्य उसके द्वारा कर लिया जाए, कितना विकास उसके द्वारा कर लिया जाए, लेकिन उसके पांव का अर्थ लिया जाता है कि फिर भी मानव को उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन कार्यों को करने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? पृथ्वी पर निर्भर रहना पड़ेगा। यानी दूसरी परिभाषा में भी वो साफ कह रहे हैं कि मानव की निर्भरता किस पर होगी? प्रकृति पर होगी, पर्यावरण पर होगी। और मानव स्वयं की जब मृत्यु होती है, चाहे वो चंद्रमा पे चला जाए, चाहे वो आकाश में कहीं भी चला जाए, उपग्रह बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी उसको निर्भर पृथ्वी पर रहना होगा। और अंत में उसकी जो धूल होगी वो भी किसमें विलीन होगी? प्रकृति यानी पर्यावरण में विलीन होगी। अर्थात मानव चाहे कितना भी कार्य करे, मानव की सोच कितनी भी चाहे विकसित हो जाए, फिर भी मानव को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? पृथ्वी पर निर्भर रहना पड़ेगा। अर्थात फ्रेडरिक रेडजेल की दोनों परिभाषाओं की यदि बात की जाए तो कॉमन जो सार निकल के आता है कि मानव पूर्ण रूप से किसके नियंत्रण में है? प्रकृति के नियंत्रण में है।